हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एकलव्य स्टडी पॉइंट पर। मेरा नाम है हिमांशु सिंह। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th की जो सोशियोलॉजी है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। और इस वीडियो में हमारी जो बुक 1 है और जो बुक 2 है उन दोनों को कंबाइनली हम बात करेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट बुक की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन करें, जिसका नाम है क्लास 12th ESP। यहाँ पर आपको जितने भी PDF नोट्स होंगे वो सारे के सारे मिल जाएंगे। अगर आपको डिटेल नोट्स पढ़ने एमसीक्यूज वगैरह की प्रैक्टिस करनी है तो आप clubstudypoint.com जो वेबसाइट है उसको विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको जितने भी थ्योरीज होंगी, एमसीक्यूज होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, वो सारे के सारे मिल जाएंगे। अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं तो वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बुक 1 की सेपरेट वीडियो है, बुक 2 की सेपरेट वीडियो है। इन दोनों के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं। अगर हम चैप्टर 1 की जो हमारी बुक 1 है उसके बारे में बात करते हैं, उसका नाम है भारतीय समाज इंडियन सोसाइटी। और इसका जो चैप्टर 1 है वो है भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना, यानी कि डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, तो इनके बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट इस वीडियो के अंदर 20 के आसपास एमसीक्यूज मिलेंगे। अगर आपको और ज़्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है तो आप जो वेबसाइट है उसको विजिट कर सकते हैं, और वहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 50 के अराउंड हर चैप्टर से एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो 50 के आसपास एमसीक्यूज हर चैप्टर से वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, तो आप वेबसाइट को एक बार विजिट ज़रूर करें। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो जनसांख्यिकी शब्द है उसकी उत्पत्ति डैश भाषा से हुई है। तो उसकी जो उत्पत्ति है वो यूनानी भाषा, जो ग्रीक भाषा है, उससे हुई है। तो जो जनसांख्यिकी होता है उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं डेमोग्राफी। ठीक है, तो जो डेमोग्राफी होता है उसी से ही हमारा जो जनसांख्यिकी शब्द है वो बना है। तो डेमोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें सबसे पहले आता है डेमोस, जो दूसरा होता है वो होता है ग्राफियन। ठीक है, तो डेमोस का मतलब होता है लोग, और जो ग्राफियन होता है उसका मतलब होता है वर्णन। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं लोगों का वर्णन क्या कहलाता है, जनसांख्यिकी। और ये यूनानी भाषा, ग्रीक भाषा, उसका एक शब्द है। आकारिक जनसांख्यिकी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जब हमने चैप्टर पढ़ा था वहां पर हमने बात की थी जो जनसांख्यिकी, जो डेमोग्राफी होती है वो दो प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहले आती है आकारिक जनसांख्यिकी, जिसमें हम जनसंख्या के आकार और उसकी मात्रा के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि उसकी क्या क्वांटिटी है, उसकी साइज क्या है, उसकी शेप क्या है। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। और जो दूसरा टाइप होता है वो होता है सामाजिक जनसांख्यिकी। जनसांख्यिकी जिसमें हम समाज में जो लोग होते हैं, अलग अलग जो पक्ष होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, जिसमें सामाजिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष और आर्थिक पक्ष शामिल होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जनसांख्यिकी अध्ययन का प्राथमिक विषय क्या होता है, प्राइमरी फोकस क्या होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो जनसंख्या में किस तरीके से परिवर्तन आ रहे हैं, गतिशीलता किस तरीके से है उसमें, और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, कि जनसंख्या स्थिर है, बढ़ रही है, घट रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो विशेषताएं होती हैं वो हम जनसांख्यिकी के अंदर उसका अध्ययन करते हैं। जनसांख्यिकी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जब हमने चैप्टर को किया था उस समय हमने इस चीज़ को पढ़ा था कि जनसांख्यिकी में हम इन तीन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, जिसमें सबसे पहले जनसंख्या की संरचना और उसके गठन के बारे में बात की जाती है कि जनसंख्या में महिलाओं का अनुपात कितना है, पुरुष का अनुपात कितना है, जो बुजुर्ग है उनका अनुपात कितना है, कार्यशील जो जनसंख्या है उसका अनुपात कितना है, बच्चे हैं उनका अनुपात कितना है। ठीक है, तो इन चीज़ों को जनसंख्या की संरचना और उसके गठन के बारे में अध्ययन किया जाता है जनसांख्यिकी में। जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, इनके पीछे क्या क्या कारक होते हैं, जन्म दर बढ़ती है तो क्या होता है, मृत्यु दर बढ़ती है तो क्या होता है, जन्म दर घटती है, मृत्यु दर घटती है तो क्या क्या प्रभाव समाज पर पड़ते हैं। तो इससे संबंधित जो आंकड़े होते हैं उनका अध्ययन जनसांख्यिकी के अंदर किया जाता है। और जो तीसरा है वो उसके आकार में परिवर्तन, यानी कि उसका जो साइज है उसके पीछे क्या क्या कारक हैं। ठीक है, घटने के समाज पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, यानी कि जो जनसंख्या है उसका आकार आकार घट रहा है तो उसके पीछे क्या क्या प्रभाव हमें समाज में देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है उपरोक्त सभी, तो ये जो तीनों चीजें हैं उसका हम जनसांख्यिकी में अध्ययन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है भारत में पहली बार जनगणना का प्रयास कब किया गया था? पहली बार भारत में जो जनगणना थी उसका जो प्रयास था अंग्रेजों के द्वारा से किया गया था। और अंग्रेजों ने भारत में जो जातिगत जो जटिलताएं थी, ठीक है, तो उनको समझने के लिए, भारतीय समाज को समझने के लिए जनगणना का प्रयास किया था। और ये 1867 से 1872 इसके बीच में हमें देखने को मिलता है। और 1881 में हम कह सकते हैं जो रेगुलर सेंसस था, जिसको हम नियमित जनगणना कह सकते हैं, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो जो नियमित जनगणना थी उसकी शुरुआत कब की गई थी? 1881 में की गई थी, 1881 से। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है जनसंख्या पिरामिड क्या होता है? तो जो जनसंख्या पिरामिड एक ऐसा आरेख होता है, एक ऐसा हम कह सकते हैं डायग्राम होता है, जिसके थ्रू जनसंख्या में अलग अलग जो आयु समूह होते हैं उनके वितरण को, उनके डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाया जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट है।
अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो जनसांख्यिकी की सहायता से कौन सा जो विषय है वो विकसित हुआ है। तो जो समाजशास्त्र है उसका विषय एक अलग हम कह सकते हैं एक विषय के रूप में हमें अकादमिक विषय के रूप में देखने को मिलता है जनसांख्यिकी की सहायता से। यहाँ से क्लियर होगा क्यों हुआ था। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 18वीं शताब्दी में समाजशास्त्र के विकास के लिए कौन सी दो महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं घटित हुई थी। तो उस टाइम पर 18वीं शताब्दी में यूरोप में दो घटनाएं सामने आई थी, जिसमें सबसे पहली थी कि जो आधुनिक जो जनसांख्यिकी थी उसका विकास शुरू हो चुका था और राष्ट्र राज्य थे वो अस्तित्व में आने लगे थे। यहाँ पर जो सरकार थी उसकी स्थापना शुरू हो चुकी थी। तो सरकार का जो कार्य था वो उसका विस्तार होने लगा था, सरकार की जो भूमिका थी वो बढ़ने लगी थी। सरकार जो थी अलग अलग जो क्षेत्र थे उन पर फोकस करने लगी थी और नीतियों का निर्माण करने लगी थी। तो सरकार को नीतियां वगैरह बनाने के लिए, उनको लागू करने के लिए कुछ आंकड़ों की आवश्यकता थी। तो उन्होंने जो सांख्यिकी थी उसका विकास करना शुरू कर दिया था और इसी से जनसंख्या का अध्ययन शुरू हो चुका था और यहाँ से समाज के बारे में अध्ययन किया जाने लगा था और वहीं से समाजशास्त्र जो था वो एक हमें अलग विषय के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं वो है सामाजिक जनसांख्यिकी में किस पहलू पर ध्यान दिया जाता है। तो हमने बात की थी जो सांख्यिकी जनसांख्यिकी होता है वो दो प्रकार की होती है, आकारिक जनसांख्यिकी और सामाजिक जनसांख्यिकी। आकारिक में हम आकार के बारे में बात करते हैं और सामाजिक जनसांख्यिकी में समाज के जो पहलू होते हैं, जिसमें सामाजिक पहलू यानी कि जो लोग होते हैं उनकी समाज में स्थिति क्या होती है, राजनीतिक पहलू उनको राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं, किस प्रकार के राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं, और आर्थिक पहलू जिसमें जो आर्थिक समानता और समानता की बात की जाती है। तो इन तीनों पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। तो सामाजिक जनसांख्यिकी में हम सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक पहलू होते हैं उनके बारे में बात करते हैं जनसंख्या से संबंधित। 2011 की जो जनगणना थी उसके अनुसार भारत की जो अनुमानित जनसंख्या वो कितनी है, वह 121 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह भारत की जनसांख्यिकी का वर्णन किस प्रकार से किया जाता है कि भारत की जो जनसंख्या है वो कैसी है। तो भारत की जो जनसंख्या है वो है युवा जनसंख्या, क्योंकि इसमें युवाओं का एक बहुत बड़ा अनुपात यहाँ पर हमें देखने को मिलता है और ये बात कही जाती है कि भारत जो है वो युवाओं का देश है, भारत अभी भी युवावस्था में है, क्योंकि यहाँ पर जो युवा है, जो यूथ है, वो काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मॉलथस के अनुसार कृषि उत्पादन की जो वृद्धि है किस दर से होती है। तो जो कृषि उत्पादन की जो वृद्धि है वो हमें इस दर से देखने को मिलती है, 2 से 4, 4 से 8, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, तो इस प्रकार से देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन अगर हम जनसंख्या की वृद्धि की बात करते हैं, जनसंख्या वृद्धि की बात करते हैं वो स्पीड में होती है। तो 2 से 4 होगी, 4 से 6, 4 से 8 यानी कि डबल होगी यहाँ पर, 8 से 16, 16 से 32। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसमें वृद्धि हमें देखने को मिलती है और जो कृषि उत्पादन की जो वो है, जो वृद्धि है वो इस स्पीड से होती है। अगला जो क्वेश्चन है वो है जनसंख्या घनत्व का क्या मतलब होता है। तो जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं, वो जनसंख्या घनत्व होता है। तो प्रति इकाई क्षेत्र में लोगों की जो औसत संख्या होती है उसी को जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है किस जनसांख्यिकीय संक्रमण चरण में उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर को देखा जा सकता है। तो जब हमने जनसंख्या का संक्रमण सिद्धांत पढ़ा था तो वहां पर हमने बात की थी कि जो समाज में जो परिवर्तन होता है वो आता है और जो परिवर्तन होते हैं 3 अवस्थाओं में आता है। और ये परिवर्तन क्यों आते हैं, क्योंकि जो समाज होता है, प्राथमिक समाज होता है, वो हम कह सकते हैं ग्रामीण होता है, अशिक्षित होता है। ठीक है, लेकिन जैसे उसमें परिवर्तन आता है और वहाँ की जो जनसंख्या है वो शिक्षित हो जाती है और नगरीय हो जाती है, तो ग्रामीण समाज की जो जनसंख्या थी उसमें उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर थी। फिर उसमें परिवर्तन आता है और वो निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से परिवर्तन आता है और ये जो परिवर्तन आते हैं 3 अवस्थाओं में आते हैं, अवस्था 1, अवस्था 2, अवस्था 3। तो अवस्था 1 जो होती है, अवस्था 1 होती है, उसमें उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर होती है। यहाँ पर जो हालत होती है बहुत ज़्यादा खराब होती है। यहाँ पर लोगों को हम कह सकते हैं लोग शिक्षित नहीं होते हैं, शिक्षा का अभाव देखने को मिलता है, जो तकनीकी होती है, टेक्नोलॉजी होती है, वो भी यहाँ पर नहीं होती है। तो जो अवस्था 1 होती है वो इस तरीके से काम करती है। लेकिन जब अवस्था 2 आती है तो वहाँ पर हमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो जन्म दर होती है वो उच्च रहती है, लेकिन गिरती हुई जो मृत्यु दर होती है वो देखी जा सकती है, क्योंकि धीरे धीरे लोगों में शिक्षा आती है, जागरूकता आती है और टेक्नोलॉजी का विकास होता है। लेकिन जो अवस्था 3 होती है, तीसरी अवस्था होती है, उसमें जो स्थिति होती है वो अवस्था 1 की कंपैरिजन में पूरी तरीके से बदल जाती है। जो अवस्था तीसरी होती है उसमें हम कह सकते हैं निम्न जन्म दर होता है, निम्न मृत्यु दर होती है, शिक्षा यहाँ पर आ चुकी होती है, लोग शिक्षित हो जाते हैं, नगरीय हो जाते हैं। ठीक है,
और यहाँ पर टेक्नोलॉजी लोग यूज़ करना सीख जाते हैं और ध्यानपूर्वक विचारपूर्वक जो परिवार नियोजन होता है, फैमिली प्लानिंग होती है, वो करते हैं। तो अगर हम उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर की बात करते हैं तो वो हमें जो स्टेज सेकंड है, अवस्था 2 है, उसमें देखने को मिलती है। स्पेनिश फ्लू का प्रभाव जो था वो 1918 से 1919 के बीच में हमें देखने को मिलता है। और ये एक ऐसा काल था जिसमें विश्व की जो जनसंख्या थी वो व्यापक स्तर पर उसको मृत्यु प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो इसके प्रभाव में आकर करोड़ों लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। अगला जो क्वेश्चन है वो किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो वो है केरल। ठीक है, तो केरल राज्य जो है उसकी साक्षरता दर लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है। 2011 के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, वो है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि भारत में 1 किलोमीटर के दायरे में औसतन जो लोगों की संख्या है वो 382 है। अगला जो क्वेश्चन है वो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में लोगों के पलायन की मुख्य वजह है क्या है। ठीक है, तो आर्थिक अवसर, यानी कि शहरों में लोगों के पास आर्थिक अवसर होते हैं और बेहतर जीवन की स्थितियां होती हैं, क्योंकि शहरों में जो हम कह सकते हैं फैसिलिटीज़ होती हैं वो अच्छी होती हैं। अगर हम मेडिकल सेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पर हॉस्पिटल्स वगैरह, क्लिनिक वगैरह देखने को मिलते हैं। ठीक है, लोग जो होते हैं कोई भी काम धंधा कर सकते हैं, यहाँ पर पॉपुलेशन हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस तरीके से ये जो चीज़ें होती हैं वो लोगों को गाँव से शहरों की तरफ खींचती हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है 1951 से 2011 तक भारत में कितनी बार जनगणना हो चुकी है, यानी कि टोटल जो जनगणना है वो कितनी बार हो चुकी है, तो वो 7 बार हो चुकी है भारत के अंदर। अगला जो क्वेश्चन है वो है जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जाते हैं, तो जनसंख्या को नियंत्रित शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है, तो उसके जो ज़्यादा जनसंख्या होती है उसके प्रभाव जो होते हैं समाज पर किस तरीके से पड़ते हैं, तो उससे संबंधित जो जागरूकता होती है वो दी जा सकती है लोगों को। जो स्वास्थ्य संबंधी जो सेवाएं होती हैं उसमें सुधार करके भी जनसंख्या वृद्धि को सुनिश्चित किया जा सकता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, और जो तीसरा है वो फैमिली प्लानिंग, लोगों को या फिर जो कपल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उनको फैमिली प्लानिंग के बारे में बात की जा सकती है, उनके बाद उनसे संबंधित तो जनसंख्या जो वृद्धि दर है वो इन तीनों माध्यम से कंट्रोल की जा सकती है। अगला जो चैप्टर है वो है हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। अब हम बात करेंगे जो हमारा सेकंड चैप्टर है उससे रिलेटेड कुछ जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनके बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है जाति शब्द की उत्पत्ति जो है किस भाषा से हुई है, तो जाति शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली भाषा से हमें देखने को मिलती है, उससे हुई है। वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें 4 श्रेणियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो अगर वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें 4 जो वर्ण है वो देखने को मिलते हैं। तो जो पहला है वो है, इसमें आते हैं ब्राह्मण। जो दूसरा वर्ण है उसमें क्षत्रिय शामिल होते हैं, और जो क्षत्रिय का काम होता है समाज की जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है उसको बनाए रखना। तीसरे जो श्रेणी होती है इसमें वैश्य आते हैं और इनका काम होता है जो व्यापार वगैरह करने का जो काम होता है वो वैश्य करते हैं। समाज में जो कृषि वगैरह, कृषि उत्पादन से संबंधित जो काम होते हैं वो वैश्यों के द्वारा किए जाते हैं। फिर लास्ट में आते हैं शूद्र, और जो शूद्र का काम होता है वो होता है कि उच्च वर्ण के जितने लोग होते हैं उनकी सेवा करना। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था में हमें 4 श्रेणियां देखने को मिलती हैं। जाति व्यवस्था का कौन सा सिद्धांत होता है जो प्रत्येक जाति के समाज में स्थान को दर्शाता है, यानी कि अगर हम जाति व्यवस्था के सिद्धांत की बात करते हैं 2 सिद्धांतों पर काम करती है। सबसे पहले आता है संपूर्णता और अधिक्रम, जिसको हायरार्की के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत समाज में जितनी भी जातियां होती हैं उनका एक अधिक्रम होता है, समाज में उसको निश्चित कर दिया जाता है। उसके बाद में जो दूसरा सिद्धांत आता है वो होता है भिन्नता और अलगाव का। इसमें समाज में जितनी जातियाँ होती हैं उनको मिश्रित होने से बचाने के लिए कुछ जो नियम होते हैं उनको बनाया जाता है। ठीक है, तो जाति व्यवस्था में अगर हम सिद्धांत की बात करते हैं तो एक विशेष स्थान को संपूर्णता और जो अधिक्रम है वो दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जाति व्यवस्था जो उत्तर वैदिक काल में कैसे निर्धारित होती थी, तो वो हमेशा जन्म से निर्धारित होती थी। इसमें हमारा जो काम होता था वो भी वो कोई मैटर नहीं करता था, हमारी शिक्षा क्या है, हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बस इससे फर्क पड़ता था कि हमारा जो जन्म है वो किस जाति के अंदर हुआ है। ठीक है, तो इससे निर्धारित होती थी। अगला जो क्वेश्चन है वह ब्रिटिश प्रशासन ने जाति व्यवस्था के बारे में सर्वप्रथम क्या प्रयास किया था, क्योंकि अगर हम भारत में जाति व्यवस्था की बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जटिल थी, क्योंकि जातियों में उप जो जातियां थी वो शामिल होती थी, और उस जाति के अंदर में जो वर्गीकरण था वो भी हमें उसमें देखने को मिलता था। तो इस तरीके से जो जाति थी वो एक खंडात्मक संगठन के रूप में भारत में विद्यमान थी, स्थापित थी। तो इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा जटिलताएं देखने को मिलती हैं। तो जाति व्यवस्था की जो जटिलताएं थी उनको समझने की कोशिश की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा सही है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अशुद्ध जातियों की क्या विशेषता होती थी। जो जातियां थी 2 प्रकार की होती थी, शुद्ध और अशुद्ध, जिसको पवित्र और अपवित्र के नाम से जाना जा सकता है। जो अशुद्ध जातियां होती थी उसमें निम्न जातियां आती थी और इनका समाज में
एक कमज़ोर स्थिति हमें देखने को मिलती थी, ठीक है। और जो उच्च जातियाँ आती थी तो उसमें हमें उनका क्या सकते हैं उनका जो वर्चस्व था समाज में वो देखने को मिलता है, ठीक है। और उनकी जो दर्जा था, उनका उच्च जाति का दर्जा उनको प्राप्त था। अगला जो क्वेश्चन है वो है जाति व्यवस्था में अधिक्रमित व्यवस्था का आधार क्या था? तो वो था धार्मिक आधार, यानी कि धर्म के आधार पर लोगों को पवित्र और अपवित्र के विभाजन उसके आधार पर किया गया था। यानी कि पवित्र और अपवित्र के माध्यम से समाज का विभाजन जाति व्यवस्था के में किया गया था, ठीक है। जाति व्यवस्था के नियमों में किस बात का उल्लेख मिलता है? तो खाना खाने और खाना बांटने के जो नियम होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। उसकी एक अधिक्रमित स्थिति भी हमें देखने को मिलती है, इससे संबंधित जो नियम होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। और व्यवसाय अपनाने के, यानी कि कौन सा व्यक्ति किस काम को कर सकता है, तो ये जो नियम होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर जो डी है उपरोक्त सभी ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है भिन्नता और सिद्धांत जो था उसका क्या उद्देश्य था? तो अगर हम इसके सिद्धांत की बात करते हैं तो भिन्नता और अलगाव के माध्यम से जो जातियां थी उनको मिश्रित होने से बचाना था। तो इनको मिश्रित होने से बचाने के लिए जो नियम वगैरह बनाए जाते थे वो इसके अंदर आते थे। संपूर्णता और अधिक्रम के सिद्धांत में प्रत्येक जाति का क्या स्थान होता था? तो यहाँ पर हमें एक क्रम देखने को मिलता है और उनका एक विशिष्ट स्थान, या फिर हम कह सकते हैं कि एक जो स्पेशल स्टेटस था वो देखने को मिलता है, ठीक है। उच्च जातियों में ये लोग आते थे। अगला जो क्वेश्चन है वो है शुद्ध जातियों की क्या विशेषताएं थी? अभी हमने बात की थी कि जो अशुद्ध जातियां होती हैं वो कमज़ोर होती हैं और इनका कमज़ोर वर्ग होता है। लेकिन अगर हम शुद्ध जातियों की बात करते हैं तो उच्च जाति होती हैं और इनके पास कई प्रकार की शक्ति होती है, जैसे सामाजिक शक्ति, क्योंकि समाज में उच्च जाति का दर्जा इनको प्राप्त है। इसके बाद में इनके पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीन होती है, आर्थिक संसाधन होते हैं, तो आर्थिक शक्ति इनके पास रहती है और साथ में इनके पास सैन्य शक्ति भी रहती है, ठीक है। तो ये इनकी विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जाति की सामाजिक अधिक्रम की जानकारी कब इकट्ठा की गई थी? तो 1901 में, जब हर्बर्ट रिजले की अध्यक्षता में ठीक है उनके प्रयासों से जाति से संबंधित जो आंकड़े थे वो 1901 में इकट्ठे किए गए थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह किस अधिनियम ने जाति की जो सूचियां थी उनको वैधता, उनको मान्यता प्रदान की थी? तो 1935 का भारत सरकार जो अधिनियम था उसके माध्यम से सरकार ने जो जातियों की सूची थी उसको वैधता प्रदान की थी। ब्रिटिशों ने भारत में समाज की संरचना को समझने के लिए क्या प्रयास किया था, क्या काम किया था उन्होंने? तो जो जनगणना थी उसकी स्टार्टिंग की थी। किस ब्रिटिश प्रशासक ने, किस ब्रिटिश अधिकारी जातियों की सामाजिक स्थिति निर्धारित की थी? तो हर्बर्ट रिजले ने ये काम किया था और समाज में जो जातियां थी उनका एक अधिक्रम था उसको स्थापित कर दिया था, ठीक है, उसको निर्धारित कर दिया था। अगला जो क्वेश्चन है वो है विवाहमूलक नातेदारी में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं? जो नातेदारी होती है दो प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहले आती है हमारी रक्तमूलक नातेदारी, जिसमें ब्लड रिलेशन जितने होते हैं वो शामिल होते हैं। इसमें माता पिता भाई बहन, ठीक है, तो ये सब शामिल होते हैं। इसके बाद में विवाहमूलक नातेदारी होती है जिसमें विवाह के माध्यम से जो संबंध होते हैं उनको स्थापित किया जाता है। तो विवाहमूलक नातेदारी में देवर भाभी, साला साली, सास ससुर, ये सब शामिल होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। झारखंड और छत्तीसगढ़ को अलग राज्य का दर्जा क्यों मिला था? क्योंकि सरकार जो थी जनजातीय समुदायों से उनकी जो जमीन थी, वन थे, जो संसाधन थे उनको छीन रही थी, उन पर अवैध रूप से कब्जा कर रही थी। तो इन लोगों ने इसका विरोध किया, इसी की वजह से झारखंड और छत्तीसगढ़ को अलग जो राज्य था उसका स्टेटस मिला था। अगला जो क्वेश्चन है वो है जनजातीय जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत जो भाग है वो मध्य भारत में रहता है? तो 85%, यानी कि 85% जो जनसंख्या है, जनजातीय जनसंख्या है, वो मध्य भारत में रहती है। प्रबल जाति से संबंधित कौन सा सही है? तो प्रबल जातियां कुछ ऐसी जातियां थी जब भारत आज़ाद हुआ था तो जमींदारी व्यवस्था को खत्म करने के लिए कुछ जो नियम थे वो लाए गए थे। उन नियमों में सबसे महत्वपूर्ण था हदबंदी अधिनियम, जिसमें जितने भी व्यक्ति थे सरकार के द्वारा ये निश्चित कर दिया जाता था कि कोई व्यक्ति कितनी भूमि रख सकता है अपने पास में। तो इससे जो जमींदारों के पास में ज़्यादा भूमि थी वो सरकार ने वापस ले ली और उस भूमि के जो अधिकार थे वो उन लोगों को दे दिए जो वास्तव में उस खेत में काम कर रहे थे, ठीक है। तो उनके जो जनसंख्या थी वो ज़्यादा थी, तो जब उनको खेती के अधिकार मिल गए थे, भूमि के अधिकार मिल गए थे, तो उनके पास पैसा आना शुरू हो चुका था क्योंकि उनके पास आर्थिक संसाधन आ चुके थे। इसके बाद में राजनीति के माध्यम से ये राजनीति में प्रवेश करते हैं और सरकार में जाकर अपना काम करते हैं। तो यहाँ से उनकी जो जनसंख्या है वो ज़्यादा हो जाती है, तो यहाँ पर हमें राजनीतिक शक्ति उनकी देखने को मिलती है। तो इसी ऐसी जातियों को ही प्रबल जातियाँ कहा जाता है। वे जातियाँ जिन्हें स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधारों के द्वारा भूमि के जो अधिकार थे वो दिए गए थे, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जनजातियों की कुल जनसंख्या भारत की समस्त संख्या का कितना प्रतिशत है? तो 8.2% जो जनजातीय जनसंख्या भारत में निवास करती है, भारत का हिस्सा है, ठीक है। अगला जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 3, जिसका विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप, ठीक है। तो हम डायरेक्ट बात करते हैं क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखे हैं, ठीक है।
तो विषमता क्या दर्शाती है? तो जो विषमता होती है संसाधन, अवसर और जो प्राधिकरण होते हैं उसके असमान वितरण को दर्शाने का काम करती है। अगला जो क्वेश्चन है वो सामाजिक असमता असमानता क्या होती है? तो संसाधनों और अवसर होते हैं उसके असमान वितरण को ही सामाजिक असमानता कहा जाता है, क्योंकि समाज में कुछ ऐसे वर्ग होते हैं जिनको संसाधन का उपयोग करने पर हम कह सकते हैं प्रतिबंध लगाया जाता है। ठीक है, सामाजिक संसाधन पूंजी के अंतर्गत कौन सा जो रूप होता है वो शामिल नहीं होता है। सामाजिक संसाधन पूंजी की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने 3 रूप पढ़े थे। आर्थिक पूंजी जिसमें हमारी भौतिक संपत्ति, आय, ये सब चीज़ें आती हैं। अगला जो रूप पढ़ा था हमने सांस्कृतिक पूंजी के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमारी समाज में प्रतिष्ठा, हमारी जो शिक्षा होती है वो उसमें शामिल होती है। और जो तीसरा रूप था वो था सामाजिक पूंजी, जिसमें हमारी जो सामाजिक संगति होती है, संपर्क जाल होता है, वो इसमें शामिल होता है। लेकिन हमने जैविक पूंजी के बारे में कुछ नहीं जाना था। ठीक है, तो इसमें हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा जैविक पूंजी, ऑप्शन नंबर ए। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सामाजिक पूंजी, सांस्कृतिक पूंजी और आर्थिक पूंजी, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है? तो ये जो दोनों होते हैं एक दूसरे से, तीनों जो होते हैं एक दूसरे से प्रभावित होते रहते हैं, क्योंकि इनका जो रूप होता है वो निश्चित नहीं होता है। ये कभी पहले से दूसरे, दूसरे में तीसरे, तीसरे से पहले, इस तरीके से इसमें हमें परिवर्तन दिखता है। ठीक है, तो ये दो जो होते हैं एक दूसरे से प्रभावित होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं वह सामाजिक स्तरीकरण की क्या विशेषताएं हैं? तो सामाजिक जो स्तरीकरण होता है समाज में अलग अलग वर्गों को स्तरों में विभाजित कर देता है। ठीक है, यानी कि कुछ को उच्च जाति में रख देता है, कुछ जातियों को मध्यम जाति में रख देता है, उनको निम्न जाति का दर्जा दे देता है। ठीक है, तो हमें समाज में जो संसाधन होते हैं उनका असमान वितरण देखने को मिलता है सामाजिक स्तरीकरण के माध्यम से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह सामाजिक व्यवस्था का आधार क्या होता है? तो हमारी जो धार्मिक आधार पर जो पवित्र और अपवित्र की मान्यता होती है उसी के आधार पर जाति व्यवस्था का निर्माण होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो जाति व्यवस्था में अछूत किसको कहा जाता है? तो हमने वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ा था, जिसमें समाज को अलग अलग वर्णों में विभाजित कर दिया जाता है। ठीक है, और वर्ण व्यवस्था ही आगे चलकर जाति व्यवस्था बन जाती है। तो वर्ण व्यवस्था में जिन लोगों को शामिल नहीं किया गया था तो वो आगे चलकर अछूत कहलाते हैं। ठीक है, तो उनको पंचम श्रेणी के नागरिक कहा जाता है। इसमें जो दास प्रथा चल रही थी उस टाइम पे, दास वगैरह होते थे वो इसमें शामिल होते थे। और अन्य देशों से जो लोगों को वहाँ से जीत कर लेकर आया जाता था वो अछूत कहलाते थे। ठीक है, तो उन लोगों को जिन्हें जाति व्यवस्था में शामिल नहीं किया गया था तो उनको अछूत माना जाता था। जाति व्यवस्था में अस्पृश्यता का क्या प्रभाव था? तो यहाँ पर हमें जाति व्यवस्था अस्पृश्यता की वजह से काफ़ी ज़्यादा भेदभाव और शोषण यहाँ पर देखने को मिलता है। कराची अधिवेशन में स्त्रियों के कौन कौन से जो मूल अधिकार थे घोषणा पत्र में शामिल किए गए थे? तो जो कराची अधिवेशन था वो 1931 में किया गया था कराची में, और इसकी जो अध्यक्षता थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के माध्यम से की गई थी, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जितने अधिकार थे वो सभी शामिल किए गए थे, जिसमें समानता का अधिकार शामिल था, यानी कि महिला और पुरुष उनके बीच में समानता रहेगी। मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया था, यानी कि वोट डालने का अधिकार था, और राजनीतिक प्रतिनिधित्व यानी कि इलेक्शन वगैरह, ठीक है, वहाँ पर लड़ने का अधिकार दिया गया था, और कोई भी जो सरकारी नौकरी होती है वो करने का अधिकार यहाँ पर सभी लोगों को मिला था। उसके बाद में मंडल जो आयोग था उसकी रिपोर्ट को कब लागू किया गया था? तो 1990 के अंदर इसको लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आदिवासी संघर्ष का एक प्रमुख कारण क्या था? तो वो अंग्रेजी शासन था, औपनिवेशिक जो व्यवस्था थी वो इन लोगों का शोषण कर रही थी, तो इसी की वजह से इन्होंने संघर्ष किया था, क्योंकि जो अंग्रेजी सरकार थी वो इन लोगों से इनकी जो ज़मीन थी, वन थे, ठीक है, तो उनको अवैध रूप से उसका कब्जा कर रही थी, तो इन लोगों ने इसका विरोध किया था। अगला जो क्वेश्चन है दलित शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तो पैरों से कुचला हुआ और उत्पीड़न के संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है वह मंदबुद्धि शब्द को किस शब्द से बदलना उचित है? मंदबुद्धि का मतलब क्या होता है? जो दिमाग से थोड़ा सा कमजोर होता है, दिमाग से थोड़ा चुनौतीग्रस्त होता है, तो मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त होता है, तो इस शब्द को हम उपयोग कर सकते हैं मंदबुद्धि के अर्थ में। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूट होता है उस चीज़ का। आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए कौन कौन सी जो नीति होती है वो महत्वपूर्ण होती है? तो इसमें वन प्रबंधन नीति को लागू करके आदिवासी अधिकारों की रक्षा की जा सकती है, भूमि अधिकार नीति, समावेशी विकास नीति। ठीक है, तो इन सभी नीतियों के माध्यम से जो आदिवासी अधिकार होते हैं उनकी रक्षा की जा सकती है। अगला जो क्वेश्चन है वह जाति व्यवस्था में उच्च जाति के सदस्य क्या विशेष अधिकार रखते हैं? तो इनका समाज में एक विशेष स्थान होता है, यानी कि एक विशेष स्थिति होती है, और समाज में अलग अलग प्रकार के जो हम कह सकते हैं संसाधन होते हैं ये सभी इनके पास होते हैं, इनका वर्चस्व होता है, तो इससे समाज में जो लाभ होता है वो इन लोगों को मिलता है, उच्च जाति के लोगों को। अगला जो क्वेश्चन है वो सामाजिक बहिष्कार का क्या परिणाम हो सकता है? तो सामाजिक विषमता, जो सामाजिक बहिष्कार होता है उसकी वजह से हमें अलगाव और असमानता देखने को मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो है सही। सरकार वनों का क्या उपयोग करती थी? यानी कि जो सरकार थी वो अंग्रेजों की ही तरह जो जनजातीय लोग थे उनसे उनकी भूमि लेती थी, ठीक है, उनके वनों पर कब्जा करती थी, क्योंकि जहाँ पर
जनजातीय समाज रहता था, उनकी जो भूमि थी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं अमूल्य धरोहर थी, वहाँ पर हम कह सकते हैं खनिज वगैरह थे, ठीक है। तो खन खनिज संसाधन के लिए, खनन के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए, बांध परियोजनाओं के लिए, तो इन सभी के लिए सरकार जो थी इनका वन का उपयोग करती थी। सामाजिक विषमता की जो उत्पत्ति थी उसका प्रमुख कारण क्या था? तो समाज जो था उसको किस इस तरीके से बनाया गया था, क्योंकि समाज में हमें सामाजिक विषमता देखने को मिलती है, तो समाज द्वारा उत्पन्न जो संरचनात्मक व्यवस्था थी इसी की वजह से सामाजिक विषमता हमें देखने को मिलती है। अगला जो क्वेश्चन है वह है आदिवासी जो शब्द है उसको कब गढ़ा गया था? तो जो आदिवासी शब्द था उसको 1930 के दशक में गढ़ा गया था, उसकी रचना की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है वो आर्थिक पूंजी में कौन कौन से रूप शामिल होते हैं? तो आर्थिक पूंजी में जो दो रूप होते हैं हमें देखने को मिलते हैं, भौतिक संपत्ति और आय, ठीक है। तो ये जो रूप होते हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर हम प्रतिष्ठा की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, तो ये सांस्कृतिक पूंजी में आता है। सामाजिक विसंगति, संपर्क जाल, ये सांस्कृतिक पूंजी के अंदर आता है। अगला जो क्वेश्चन है वह बॉम्बे प्रेसिडेंसी में स्त्रियों की समानता के लिए संघर्ष कौन कर रहा था? कौन व्यक्ति था जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में स्त्रियों की समानता के लिए, विधवा पुनर्विवाह के लिए हम कह सकते हैं संघर्ष कर रहा था, लड़ाई लड़ रहा था? तो इसमें महादेव गोविंद रानाडे जो थे वो यहाँ पर काम कर रहे थे, एमजी रानाडे जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक जज थे। मूल अधिकारों से संबंधित कांग्रेस का जो प्रसिद्ध कराची अधिवेशन था वो किस वर्ष हुआ था? तो वो 1931 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सुल्तानाज ड्रीम किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बेगम रुकैया सखावत हुसैन के द्वारा, ठीक है, इसको लिखा गया था और 1905 में इसको प्रकाशित किया गया था। जो जाति और लैंगिक अत्याचार थे उसके विरुद्ध संघर्ष किस समाज सुधारक ने किया था? उसका नेतृत्व किसने किया था? तो वो ज्योतिबा फूले थे। उनके द्वारा जो महिलाओं पुरुषों के बीच में जो असमानता थी, महिलाओं का अत्याचार किया जा रहा था, तो वो बात की गई थी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बुक हमारी जो सेकंड है उसके बारे में, जिसका नाम है भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास, ठीक है। तो हम बुक 2 के जो एमसीक्यूज हैं उनको स्टार्ट करने जा रहे हैं। बुक 2 में हमारा जो पहला चैप्टर है वो है संरचनात्मक परिवर्तन यानी कि स्ट्रक्चरल चेंजेस, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो समाज में जो संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं? वो आपको पता है कि समाज में कुछ संस्थाएं होती हैं, उनके जो भौतिक नियम होते हैं, मूलभूत जो नियम होते हैं उसमें परिवर्तन होते हैं, उन्हीं को ही संरचनात्मक परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है। तो संरचनात्मक परिवर्तन क्या होते हैं? समाज की संस्थाओं के नियमों में जो परिवर्तन होते हैं उन्हीं को संरचनात्मक परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। नए मध्य वर्ग का मुख्य पेशा क्या था? तो वो सेवाकर्मी थे, ठीक है। सेवाकर्मी वर्ग के रूप में उभर रहे थे, जो औपनिवेशिक जो शासन था, प्रशासन था, उसको अपनी सेवा देते थे। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के कारण भारत में कौन सा जो आधुनिक तत्व था वो सामने आया था? तो यहाँ से हमें जो संसदीय और जो विधि व्यवस्था थी वो देखने को मिलती है, और ये जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद था वो इस व्यवस्था को लेकर आया था। पूंजीवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? अधिक से अधिक लाभ कमाना इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य माना जाता है पूंजीवाद का। ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने किस फसल की खेती को बढ़ावा दिया था? तो जो चाय थी उसको सबसे ज़्यादा इनमें बढ़ावा दिया था। चाय के बाद में अगर हम बात करते हैं समय के साथ में इनकी जो प्राथमिकता थी वो बदलती रहेगी थी, ठीक है। कुछ टाइम तक इन्होंने नील की जो खेती थी उसको बढ़ावा दिया, उसके बाद चाय को बढ़ावा दिया, ठीक है। उसके बाद में ये लोग कृषि से हट के जो हम कह सकते हैं उद्योग थे उस पर काम करने लगे थे, तो इन्होंने चाय को बढ़ावा दिया था। इसके बाद में फोर्ट विलियम जो था उसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1698 इसमें इसकी स्थापना की गई थी। फोर्ट विलियम की स्थापना किस नदी के किनारे की हुई थी? तो ये हुगली नदी थी, जो गंगा नदी की एक वितरिका है उसके किनारे पर की गई थी। भारत में उपनिवेशवादी व्यवस्था उसकी क्या देन है? तो यहाँ पर हमें आधुनिक विचार और जो संस्थाएं हैं भारत के अंदर देखने को मिलती हैं वो उपनिवेशवादी व्यवस्था के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह उपनिवेशवादी शासन के दौरान जो भारतीय मजदूर थे उनको कहाँ भेजा गया था? तो अफ्रीका, अमेरिका, चीन, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर ए और बी, अफ्रीका में, अमेरिका में, तो इन जो भारतीय लोग थे उनको इन देशों में भेजना शुरू किया था। जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद थी उसकी शुरुआत में भारतीयों को किस दिशा में भेजा गया था, यानी कि जो भारतीय लोग थे उनको किस कार्य के लिए चुना गया था, किस कार्यों को करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाता था, उनको उनके साथ जबरदस्ती की जाती थी? तो इनको कृषि की दिशा में, यानी कि कृषि कार्य करने के लिए उनको ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाता था, और जो अंग्रेज वगैरह थे वो इस चीज़ पर फोकस करते थे। अगला जो क्वेश्चन है वह भारत में औद्योगिकरण का एक प्रमुख प्रभाव क्या था? तो जो पुराने नगरीय केंद्र थे उनका पतन होना शुरू हो चुका था, जैसे मसूलीपट्टनम, सूरत, ठीक है। तो ये जो कुछ नगर थे जो भारत में व्यापार के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, उनका विश्व में काफ़ी ज़्यादा नाम था, लेकिन जैसे ही
ब्रिटेन में या फिर जो यूरोप था वहाँ पर औद्योगिकरण आता है, औद्योगिकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होता है, तो भारत में इन नगरों का पतन शुरू हो जाता है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। औद्योगिकरण और नगरीकरण को किस प्रकार देखा जा सकता है, तो ये एक साथ होने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। दोनों एक साथ चलती हैं, जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ेगा तो नगरीकरण बढ़ेगा, जैसे जैसे नगरीकरण बढ़ेगा तो वैसे ही औद्योगिकरण की जो गति है वो भी प्रोत्साहित होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, ब्रिटेन और औद्योगिकरण, भारत के औद्योगिकरण में क्या अंतर था, तो जो ब्रिटेन था उसमें जो लोग थे औद्योगिकरण से नगरों में चले गए थे और भारत में कृषि की ओर इन्होंने काम करना शुरू किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा सही हो जाएगा। भारत के औद्योगिक नगरों का एक उदाहरण क्या है, तो औद्योगिक नगरों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मुंबई, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा मुंबई को वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उद्योग लगाए गए थे, ठीक है। तो मुंबई यहाँ का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वह ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने भारतीय शिक्षा पद्धति का क्या उद्देश्य रखा था। तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद को बनाए रखने में जो सहयोग करने वाला एक वर्ग था, ठीक है, तो उसका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य रखा था कि जो हमारी जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद है वो ऐसी व्यवस्था को बनाना चाह रहा था, ऐसी शिक्षा व्यवस्था को स्थापित करना चाह रहा था जिससे एक नया वर्ग तैयार हो, जो हमारी जो संस्कृति है यानी कि जो ब्रिटिश संस्कृति है और जो ब्रिटिश शासन है उपनिवेशवाद है उसको बढ़ाए रखें, ठीक है। तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद को बनाए रखने में सहयोग करने के लिए शिक्षा पद्धति का उपयोग किया गया था। उसके बाद औद्योगिकरण के कारण पश्चिमी देशों में किस प्रकार का समाज विकसित हुआ था, तो पश्चिमी देशों में औद्योगिक और जो नगरीय समाज था उसका विकास हुआ था, यानी कि जो लोग थे ज़्यादा से ज़्यादा गांव से शहरों की तरफ पलायन कर रहे थे। अगला जो क्वेश्चन है वो कोलकाता की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो जॉब चॉर्नोक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1698 में, ठीक है, हुगली नदी के किनारे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक केंद्रों के लिए किन शहरों को उपयुक्त माना गया था, तो यहाँ पर जो मुंबई, कलकत्ता और जो मद्रास थे उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया था और इन्हीं तीनों शहरों में जो उद्योग थे उनको स्थापित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में किस प्रकार के नगरों का विकास प्रमुख रूप से हुआ था, तो जो औद्योगिक और जो व्यापारिक नगर थे उन पर काफ़ी ज़्यादा सरकार ने फोकस किया था इनके विकास के लिए। स्वतंत्र भारत में औद्योगिकरण के लिए कौन सा दृष्टिकोण जो था वो सरकार के द्वारा अपनाया गया था, तो भारी मशीनीकृत उद्योगों का विकास का लक्ष्य सरकार ने रखा था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, स्वतंत्र भारत में औद्योगिकरण का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो इसमें क्या था, आर्थिक स्थिति में सुधार लाना और सामाजिक न्याय को स्थापित करना, इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य रखा था सरकार ने। स्वतंत्र भारत में औद्योगिकरण का प्राथमिक उद्देश्य ये हो चुका है। तो यहाँ से हमारा जो चैप्टर नंबर 1 होता है वो होता है कंप्लीट। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है सांस्कृतिक परिवर्तन। तो हमारी जो संस्कृति होती है, हमारा जो जीवन शैली होता है, हमारी जो जीवन पद्धति होती है, उसमें जो परिवर्तन आते हैं वो सांस्कृतिक परिवर्तन कहलाते हैं, ठीक है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो उपनिवेशवाद, औद्योगिकरण और नगरीकरण ने भारतीय समाज में क्या स्थापित किया था। तो यहाँ से हमें कुछ जो संरचनात्मक बदलाव होते हैं वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। 19वीं शताब्दी में आधुनिकता के सामाजिक आंदोलनों को किस प्रकार के जो विचार थे उन्होंने प्रभावित किया था, तो यहाँ पर हमें जो कुछ पश्चिमी शिक्षा थी, ठीक है, पश्चिमी शिक्षा से कुछ जो विचार उत्पन्न होते थे तो उन्होंने हमारी जो समाज था, सामाजिक आंदोलन था, उसको प्रभावित करने का काम किया था, जिसमें हम पढ़ के आ चुके हैं गोविंद महादेव रानाडे, ठीक है, तो उन्होंने वो आए थे। उसके बाद में राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, ज्योतिबा फूले, तो इन लोगों ने क्या किया था, पश्चिमी शिक्षा को आधार बनाकर समाज में क्रांति लाई थी और समाज में जो कुरीतियाँ थी उनको खत्म करने का काम किया था। राजा राम मोहन रॉय ने किस प्रथा का विरोध किया था और किस सिद्धांत की सहायता ली थी, तो इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था और आधुनिक सिद्धांत और हिंदू शास्त्रों की सहायता ली थी। और ये बताया था कि किसी भी हिंदू शास्त्र में जो सती प्रथा थी उसका हम कह सकते हैं वर्णन नहीं मिलता या फिर उसको अमानवीय माना जाता है, ठीक है, और आधुनिक सिद्धांत की भी सहायता इनके द्वारा ली गई थी। अगला जो क्वेश्चन है वह है, गोविंद महादेव रनाडे ने विधवा विवाह के समर्थन में क्या किया था, तो इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, विधवा विवाह पर शोध किया था और शास्त्रों की व्याख्या की थी, तो इन्होंने ये सभी काम किए थे। ब्रह्म समाज की स्थापना किस क्षेत्र में हुई थी, तो ब्रह्म समाज जो था वो बंगाल में काम कर रहा था। अंजुमन ए ख्वातीन इस्लाम की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1914 में हुई थी, ठीक है, और ये एक हम कह सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पर जो मुस्लिम महिलाएं थी उनके लिए बात करता था, उनके अधिकारों की बात करता था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ज्योतिबा फूले ने कहाँ महिलाओं के लिए पहला जो विद्यालय था वो खोला था, तो वो पुणे में खोला था। तो ये जो विद्यालय था वो पूरे देश में महिलाओं के लिए पहला विद्यालय था।
अगला जो क्वेश्चन है वह संस्कृतिकरण जो शब्द था वो मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास MS श्रीनिवास ने दिया था। संस्कृतिकरण का प्रभाव क्या होता है, तो यहाँ पर हमें जो जीवन पद्धति होती है उसमें बदलाव देखने को मिलता है। संस्कृतिकरण आपको पता है क्या होता है कि जो उच्च जाति की जो जीवन शैली होती है, जब उसको निम्न जाति की निम्न जाति के जो लोग होते हैं तो वो उसको फॉलो करते हैं, तो वो संस्कृतिकरण कहलाता है। ठीक है, तो जीवन जो पद्धति होती है उसमें बदलाव हमें संस्कृतिकरण के माध्यम से दिखाई देखने को मिलता है। संस्कृतिकरण की आलोचना में कौन सा बिंदु सही नहीं है, तो जो संस्कृतिकरण है वो असमानता को बढ़ावा देता है, ठीक है, उसको मान्यता देता है, ये भी सही है। जो महिलाएं हैं उनके अधिकारों के समर्थन की बात नहीं करता है, बल्कि महिलाओं का जो शोषण होता है, ठीक है, उनके साथ जो असमानता होती है वो संस्कृतिकरण के माध्यम से होती है। उच्च जाति की जीवन शैली का अनुकरण इसमें होता है, ठीक है, और दलित संस्कृति को पिछड़ा माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही हो जाएगा, बाकी सारे गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, सती प्रथा पर विरोध करने वाले सुधारक का नाम क्या था, वो थे राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, तो इनके द्वारा सती प्रथा का विरोध किया गया था, और जो आधुनिक सिद्धांत थे और जो हिंदू शास्त्र थे उनकी सहायता इन्होंने ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह प्रिंटिंग प्रेस और टेलीग्राफी का क्या प्रभाव था समाज में, तो जो संचार था उसमें सुधार हमें देखने को मिलता है इन चीज़ों में सुधार के माध्यम से। ठीक है, आर्य समाज की जो स्थापना थी वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। द सोर्स ऑफ नॉलेज जो पुस्तक थी वो किसने लिखी थी, कंदुकिरी व्रेशलिंगम ने लिखी थी, और इनके द्वारा इस पुस्तक में जो न्याय के जो तर्क थे वो देखे जा सकते हैं, और इसमें ये बात कहते हैं कि जो न्याय है वो जाति व्यवस्था के नियमों के आधार पर ना देकर जो नए तर्क होते हैं उनके आधार पर दिया जाए। उसके बाद में किसने 1864 में मद्रास का दौरा किया था, तो वो केशव चंद्र सेन थे। ठीक है, तो इनके द्वारा बंगाल से मद्रास का दौरा किया गया था। महिला शिक्षा को न्यायोचित ठहराने वाले विचारक विचार कौन से थे, तो इसमें आधुनिक विचार भी शामिल थे, पारंपरिक विचार भी शामिल थे। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं दोनों प्रकार के जो विचार थे वो इसमें शामिल थे, जो महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करते थे। संस्कृतिकरण के प्रभाव में क्या शामिल नहीं था, तो इसमें साहित्य भी आता था, संस्कृति हमारा संगीत भी आता था, जीवन पद्धति भी आती थी, लेकिन इसमें जो हम कह सकते हैं कृषि थी वो इसमें शामिल नहीं थी। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो हो जाएगा सही। आधुनिकीकरण की विशेषता क्या थी, तो आधुनिकीकरण में क्या होता है, विज्ञान होता है, ठीक है, और वो कोई भी हम काम कर रहे हैं तो उसकी क्या उपयोगिता होती है उसको महत्व दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हो जाएगा सही। विज्ञान और उपयोगिता यूटिलिटी को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है मॉडर्निटी में। पश्चिमीकरण के दौरान भारतीय संस्कृति में कौन सा तत्व जो था वो शामिल नहीं किया गया था, तो आधुनिक पोशाक को भी शामिल किया गया था, जो पारंपरिक खान पान था उसको शामिल नहीं किया था। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जाति के पंथ निरपेक्षकरण के प्रभाव में कौन सा तथ्य सही नहीं है, तो यहाँ से हमें जाति संगठनों का उद्भव देखने को मिलता है, जाति व्यवस्था का जो राजनीतिक दबाव है वो भी बढ़ जाता है, जातिगत जो विभाजन है उसमें भी कमी आ जाती है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा सही हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह पंथ निरपेक्षता के प्रभाव में समाज में किसकी कमी आती है, तो यहाँ से हमें जाति व्यवस्था का जो प्रभाव है वो बढ़ जाता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पश्चिमीकरण द्वारा भारतीय समाज में किस तरह का परिवर्तन हुआ है, यानी कि जो पश्चिमीकरण जब भारत में आया था तो भारतीय समाज में किस तरीके के बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। धार्मिक आस्था में सुधार कोई इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है, पश्चिमी जीवन शैली और वस्त्रों का उपयोग इनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो होता है कंप्लीट। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जो है ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन। तो इसमें अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं वो है भारतीय समाज का प्राथमिक रूप क्या है, तो जो भारतीय समाज है वो ग्रामीण समाज है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 68% जो पॉपुलेशन है 2011 के अनुसार वो गाँव में रहती है। ठीक है, तो जो ग्रामीण समाज है वो यहाँ पर इसकी मुख्य विशेषता है, इसका प्राथमिक रूप है। जो भारतीय ग्रामीण समाज है उसमें भूमि का असमान वितरण किसको दर्शाता है, किसे दर्शाता है, तो यहाँ पर जो आर्थिक असमानता है, ठीक है, तो उसको दर्शाने का काम ये करता है भूमि का असमान वितरण। भूमि का निम्नलिखित में से कौन सा महत्व नहीं है, तो उत्पादन का एक साधन होता है भूमि, हमने इसको जाना था, संपत्ति का एक प्रकार होता है, जीवन जीने का एक तरीका होता है, लेकिन नौकरी का एक प्रकार नहीं होता है भूमि। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह भारतीय संस्कृति में सांस्कृतिक जो रस्में होती है उसमें कृषि का महत्व दर्शाने वाले त्योहारों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है, तो बिहू है, पोंगल है, बैसाखी है, लेकिन जो दिवाली है वो इसमें शामिल नहीं होता है। ग्रामीण समाज में व्यवसायों की विविधता किससे प्रभावित होती है, तो जो ग्रामीण समाज होता है उसमें जो
कोई भी काम करने का जो तरीका होता है वो किससे प्रभावित होता है, तो जो जाति व्यवस्था होती है उसके माध्यम से जो भी काम करने की जो तरीके होते हैं, ठीक है, उनकी जो विविधता होती है ये प्रभावित होती है। क्योंकि जाति जो होती है कुछ नियमों को निर्धारित कर देती है कि कौन सा व्यक्ति किस जाति से संबंधित होता है, तो वो व्यक्ति उसी जाति से संबंधित जो काम होते हैं, व्यवसाय होते हैं, उनको अपना सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, तो यहाँ पर 68.8% जो पॉपुलेशन है भारत की वो गांव में रहती है। अगला जो क्वेश्चन है वो है पूर्व औपनिवेशिक काल में भूमि पर किसका नियंत्रण था, यानी कि जब अंग्रेज भारत में आए थे उससे पहले भारत में जो भूमि होती थी उस पर किसका नियंत्रण होता था, तो जो स्थानीय राजा थे, जमींदार थे, तो उनका यहाँ पर नियंत्रण रहता था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कृषि सुधार कानूनों की शुरुआत कब की गई थी, एक मिनट, हाँ ठीक है, जो भूमि सुधारों में भूमि की अदबंदी के अंतर्गत क्या किया गया था, तो जमीन की जो अधिकतम सीमा थी उसको सरकार के द्वारा तय किया गया था और ये निश्चित कर दिया गया था कि कोई व्यक्ति जो है कितनी जमीन को रख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बंधुआ मजदूर किसे कहा जाता था, तो बंधुआ मजदूर एक ऐसा व्यक्ति होता था, वो निम्न जाति का होता था, ठीक है, और वो मजदूरी करता था बिना किसी पैसे के। तो जमींदारों के यहाँ निम्न जाति के लोगों के द्वारा की गई मजदूरी जो थी उसको बंधुआ मजदूरी कहा जाता था और उनके साथ ये ज़बरदस्ती करवाया जाता था। मजदूरी के बदले में उनको कोई भी जो हम कह सकते हैं मजदूरी थी, वेतन था, वो नहीं दिया जाता था, तो ये बंधुआ मजदूरी कहलाता था। गुजरात में बंधुआ मजदूरी जो प्रथा थी उसको किस नाम से जाना जाता था, उसको हलपति के नाम से जाना जाता था, और जो कर्नाटक था उसमें उसको जीता के नाम से जानते थे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारतीय ग्रामीण समाज में भूमि का असमान वितरण किसके होता है, तो भूमि का जो असमान वितरण होता है वो पितृवंशीय व्यवस्था की वजह से हमें देखने को मिलता है। क्योंकि अगर जमींदार है तो जमींदार के बाद में उसका जो बेटा होगा वो उसकी भूमि पर अपना अधिकार रखेगा, ठीक है, उस पर स्वामित्व रखेगा, तो पितृवंशीय जो व्यवस्था है उसकी वजह से भूमि का असमान वितरण हमें भारतीय समाज में देखने को मिलता है। 1950 से 1970 के बीच में जो भूमि सुधार कानूनों की श्रृंखला को लागू किया गया था, जमींदारी जो व्यवस्था थी, ठीक है, जमींदारी सिस्टम था, उसको समाप्त करने के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आंध्र प्रदेश में कम्मास और रेड्डी किस जाति समूह से संबंधित हैं, तो ये जो जातियां हैं वो प्रबल जातियां कहलाती हैं, ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत आती हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो हरित क्रांति किस दशक में शुरू की गई थी, तो हरित क्रांति जो थी वो 1960 से 70 के दशक में शुरू की गई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हरित क्रांति के दौरान किस प्रकार की जो बीज थे उसका उपयोग किया गया था, तो यहाँ पर उच्च उपज देने वाले जो बीज थे उसकी किस्मों को यहाँ पर चुना गया था और इन बीजों का उपयोग करके भारत में जो गेहूं था, चावल था, उसके उत्पादन को बढ़ाया गया था। अगला जो क्वेश्चन है वो है हरित क्रांति की कुछ प्रमुख कमियां क्या थी, तो पर्यावरणीय क्षरण, रासायनिक पर निर्भरता भी इसमें देखी गई थी, सामाजिक असमानता को भी इसने बढ़ाया था, क्योंकि हरित क्रांति ने कुछ विशेष जो क्षेत्र थे जहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी वहाँ पर काम किया था। पारंपरिक खेती के तरीकों का नुकसान हुआ था, जल की कमी यहाँ पर बढ़ी थी, तो उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हरित क्रांति के दूसरे चरण में क्या महत्वपूर्ण बदलाव आया था, तो सरकार को अब ये महसूस हो चुका था कि हमें सिर्फ एक क्षेत्र पर फोकस ना करके हमें सभी जगह बराबर काम करना होगा, तो सरकार ने जो सूखी कृषि थी उसको सिंचित कृषि की ओर इसमें बदलाव किया था, यानी कि जहाँ पर सूखा पड़ा है, जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवा के सिंचित कृषि करनी पड़ेगी, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर सरकार ने ये बदलाव किया था। अगला जो क्वेश्चन है किस चरण से प्रवासन करने वाले मजदूरों को प्राथमिकता दी जाती थी, यानी कि ऐसा कौन सा रीजन था जिसकी वजह से जो बाहर गांव से या फिर बाहर जगह से जो किसान आते थे, जो लोकल लोग थे, उनको प्राथमिकता देते थे, क्योंकि कम मजदूरी और आसानी से उनका शोषण किया जा सकता था। अगर उनको कम मजदूरी भी दो तो वो ले लेते थे, क्योंकि उनको पैसों की ज़रूरत है, तो वो मजदूरी करेंगे, और इसी के साथ में उनकी जो संख्या थी वो काफ़ी कम थी, तो जो बड़े बड़े किसान होते थे तो इनका शोषण करते थे, तो आसानी से इनका शोषण किया जा सकता था, इसीलिए जो जमींदार वगैरह थे, साहूकार वगैरह थे, वो इनका उपयोग करते थे। किसान आत्महत्या की घटना किस कारण होती हैं, तो उत्पादन में लागत से तेजी से बढ़ोतरी, अस्थिर बाजार और अत्यधिक उधार की वजह से ये जो किसान आत्महत्या की जो घटनाएं हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। प्रवसन करने वाले मजदूरों को घुमक्कड़ मजदूर क्यों कहा गया था, क्योंकि उन्हें न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जाती थी और वे अक्सर स्थान बदलते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी, इस तरीके से इनका जो स्थान परिवर्तन था वो होता रहता था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हरित क्रांति के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा का विस्तार किसके द्वारा किया गया था, तो
उस टाइम पर नव ग्रामीण अभिजात वर्ग जो था उसने शिक्षा का प्रसार किया था, क्योंकि हरित क्रांति से जो प्रबल जातियां थीं उनके पास में काफ़ी ज़्यादा पैसा आया, आर्थिक शक्ति उनके पास आ चुकी थी, तो उन्होंने उस धन को बाहर जो उद्योग थे उनमें लगाया था, और वो वहाँ पर कस्बों में स्थापित हो चुके थे, वहाँ पर विस्थापित हो गए थे। तो उसके बाद में उन्होंने शिक्षा का प्रसार किया था, और एक नया जो वर्ग था नव ग्रामीण अभिजात वर्ग था, ठीक है, तो उन्होंने इस चीज़ का प्रसार किया था। अगला जो क्वेश्चन है वह किसानों द्वारा आत्महत्या की जो घटनाएं किस प्रकार की घटनाएं हैं, तो इनको मैट्रिक्स घटनाएं कहा जाता है। और मैट्रिक्स घटनाएं कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जहाँ पर अलग अलग कारक मिलकर एक घटना बनते हैं। जैसे किसान जो होते हैं अलग अलग कारणों की वजह से अपनी आत्महत्या कर लेते हैं, ठीक है, तो अलग अलग जो कारक हैं मिलकर एक घटना बन जाते हैं, इसी को मैट्रिक्स घटनाएं कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे सारे हमारे क्वेश्चन होते हैं ख़त्म, ठीक है। तो बाकी अगर आपको और ज़्यादा एमसीक्यूज़ वगैरह चाहिए तो आप हमारी जो वेबसाइट है उसको विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पर हर चैप्टर में आपको कम से कम 50 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही, ठीक है। तो अगर आपको और ज़्यादा एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करनी है तो आप इसको विज़िट कर सकते हैं।